हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ और पठार और साथ में हमने मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं और साथ में जल संसाधन, ये टॉपिक अभी तक हमने मध्य प्रदेश के भूगोल में, जो कि हमारा प्री का यूनिट 4 है, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतुएं, तापमान और वर्षा, इन तीनों पर हम विस्तृत चर्चा करें और इस टॉपिक को इसी लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। चलिए तो बिना देरी किए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतुएं, तापमान एवं वर्षा। ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। ठीक है। तो पहले जैसा कि सिलेबस में लिखा है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतुएं, तापमान एवं वर्षा। तो हमारे सिलेबस में जो पॉइंट दिया है और जो हम कंटेंट को पढ़ने वाले हैं, इसमें ये सारी बातें ही आनी चाहिए। जैसे जलवायु पर भी हमें डिस्कस करना होगा, हमें ऋतुएं भी देखनी पड़ेंगी, हमें तापमान भी देखना पड़ेगा और साथ में हमें वर्षा। और हम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सही होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं जलवायु होता क्या है। दोस्तों, जलवायु का अर्थ है किसी भूभाग पर लंबे समय तक चलने वाली भौगोलिक दशाएं, किसी भी भूभाग पर। और ये ड्यूरेशन जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है, भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया, वो कितना है? 25 से 30 वर्ष। तो किसी भी भूभाग पर 25 से 30 वर्ष के भीतर जो भी भौगोलिक दशाएं हैं, उनको ही क्या कहा जाता है? जलवायु। तो जलवायु एक दीर्घकालिक मौसमी घटनाओं का परिणाम होता है। जबकि मौसम क्या है? मौसम सुबह का कुछ और शाम का कुछ और हो सकता है, तो मौसम होता है अल्पकालिक। वहीं जलवायु कैसी होती है? दीर्घकालिक। अब प्रॉपर हमें बात करनी है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। यानी जो हमारे इंडिया की क्लाइमेट है, वही क्लाइमेट हमारे एमपी का क्लाइमेट है। इसलिए हम सब जानते हैं कि भारत की जो जलवायु वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। इसी वजह से हमारे मध्य प्रदेश की भी जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। देखिए, एक एक ग्लोब देखिए पहले, जिसमें हमने कहा है कि हमारी पूरी अर्थ है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में हमने जो काल्पनिक रेखाएं खींची हैं यहाँ पे, जैसे ये रहा 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री का लैटिट्यूड, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि 0 डिग्री पर यानी भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो हमारा सूर्य है वह लंबवत यहाँ पे पड़ता है। कब कब? 21 मार्च को, 23 सितंबर को। वहीं ये है हमारी 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है 21 जून को लंबवत। वहीं यह है हमारा 23.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड, जिसको मकर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सूर्य होता है 23 दिसंबर को पैरेलल यानी लंबवत। अब देखिए दोस्तों, जो ये कर्क रेखा है, ये मान लीजिए भारत है अपना पूरा, ये भारत है, मैंने यहाँ पे बताया ये भारत। तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। भारत में ही ये बीच में जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये अपना एमपी। तो मध्य प्रदेश के भी मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के वजह से ही हमारा जो जलवायु है या जो जलवायु क्षेत्र है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझ में है। अब हम यहाँ पे थोड़ा अपना इंडिया का मैप देख लेते हैं, और इंडिया में भारत का मैप देखिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा बीच में एमपी। ठीक। एमपी से सटा हुआ ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है और ये उत्तर प्रदेश है, और साइड में ये छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के, भारत के जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पर है अरब सागर, और भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है। ये तो क्यों बताना है? जब हम वर्षा वाला टॉपिक चर्चा करेंगे तो वहां पे बताया जाएगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की खाड़ी की शाखा। तो ये शाखाएं जो बारिश या वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। और ऊपर हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, ये रहा है हिमालय माउंटेन पूरा। अब बीच में है अपना एमपी। एमपी जो हमारा मध्य प्रदेश है, ना तो यह किसी समुद्री सीमा से सटा हुआ है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय जो है देश से अपनी ये सीमा साझा करता है। इसलिए मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी भूमध्य सॉरी भू आविष्ठित राज्य है। अब भूविष्ठित राज्य होने के वजह से जलवायु पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल हमने इस डायग्राम में देखा कि मध्य प्रदेश की सीमाएं, जो चार अपने राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाते हैं। और साथ में मध्य प्रदेश किसी भी वाटर बॉडी के संपर्क में नहीं आता, जलीय सीमा के संपर्क में नहीं। इस मैप से हमें केवल इतना याद रखना है। और साथ में देखना है, ये जो कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से तो गुजरती है, साथ में हमारे मध्य प्रदेश के भी मध्य से होकर गुजरती है। इस कर्क रेखा का क्या प्रभाव होगा ये हम आगे, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे
सबसे पहले मान लीजिए हम मानते हैं कि ये हमारा मध्य प्रदेश है बीच में। मध्य प्रदेश के उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी क्षेत्र में जो जलवायु क्षेत्र वह कहलाता है उपाद्र प्रदेश। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र होता है अर्ध शुष्क। और हम उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो ये भी पूरा क्षेत्र कैसा होगा? अर्ध शुष्क क्षेत्र। साथ में अगर हम दक्षिण और पूर्व की बात करते हैं या दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो ये भी क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश का कैसा है? आर्द्र है। आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी, नमी वाला एरिया। ठीक है, चलिए अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। पहली विशेषता कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, इसका रीजन क्या है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा का गुजरना। दूसरा, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी। दूसरा, मध्य प्रदेश की जलवायु की खास विशेषता है कि यहाँ पर क्षेत्रीय विषम विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। क्षेत्रीय विभिन्नताएं का मतलब है कि तापमान और वर्षा की विषमता। उत्तर में कुछ और टेम्परेचर वर्षा होगी, वहीं दक्षिण में कुछ और टेम्परेचर और वर्षा होगी, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रीय भिन्नताएं। क्षेत्रीय भिन्नताओं के अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो अगली विशेषता है वह क्या है? तापीय विषमता। मध्य प्रदेश के तापमान में भी अंतर मिलता है हर जिले के, हर क्षेत्र के। दूसरा, यहाँ वर्षा का असमान वितरण आपको देखने को मिलेगा। कैसे असमान वितरण देखने को मिलेगा? तो देखिए, पचमढ़ी में 212.3 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं झाबुआ में 77.6 सेंटीमीटर, और वहीं अगर हम भिंड की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरा, मध्य प्रदेश की जलवायु की खास विशेषता है यहाँ की ऋतुएं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः आपको 3 ऋतुएं देखने को मिलेंगी, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहला, समुद्र से दूरी। मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा समुद्र से लगा हुआ नहीं है, तो हमारे मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है वो समुद्र से दूर है। तो समुद्र से दूरी होने के कारण दूरी अधिक है, इसलिए हमारे यहाँ का तापमान भी अधिक होता है। नेक्स्ट कारक क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा की वजह से ही हमारे मध्य प्रदेश में गर्मी की अधिकता होती है। बेसिकली उन क्षेत्रों में जो कर्क रेखा पर ही स्थित है, जैसे मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिले, पूरे जो 14 जिले हैं हमारे, वो कर्क रेखा पर सिचुएटेड हैं। तो इसके आसपास वाले क्षेत्र में जो है गर्मी की अधिकता होती है। दूसरा, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति। उत्तर में हिमालय होने की वजह से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव अपने भारत में देखने को नहीं मिलता, और जब भारत में देखने को नहीं मिलता है तो हमारे मध्य प्रदेश में भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में पठारों एवं उच्चावच की अधिकता है, जिससे अधिकांश पठारों में सम जलवायु आपको देखने को मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मालवा का पठार। दूसरा, मध्य प्रदेश का स्वयं का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और साथ में मध्य प्रदेश का भू आविष्टित होना। ये सारे वो कारक हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो मेंस में अगर आपसे 5 मार्कर में या 7 मार्क, अब तो 7 मार्कर का चलन है, 7 मार्कर में अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं विद डायग्राम बनाकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। ये हम क्षेत्र या रीजन के आधार पर बात कर रहे हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं, मुख्यतः 5 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की जलवायु को डिवाइड किया गया है। जैसे एक ये रहा आपका मालवा का पठार, ये भी जलवायु प्रदेश है। एक दूसरा, ये पूरा आपका नर्मदा सोन घाटी वाला या नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र। तीसरा हम बात करेंगे, ये पूरा आपका ये कहलाता है मध्य प्रदेश के उत्तर का मैदान वाला क्षेत्र। ये पूरा उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र के बाद हम बात करेंगे तो ये अपना बघेलखंड रीजन हो गया, तो बघेलखंड का पठारी क्षेत्र हो गया। और लास्ट हम जो बात करेंगे वह है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये आपको क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश 5 जलवायु क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उत्तर के मैदानी क्षेत्र की। जब हम उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखना होगा, यह है महाद्वीपीय जलवायु। उत्तर का मैदानी क्षेत्र क्यों महाद्वीपीय जलवायु है? रीजन है इसका कि मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा समुद्र से टच नहीं है। उत्तर का मैदान वाला जो एरिया है, अगर हम उत्तर के मैदान वाले एरिया की बात करेंगे तो ये और समुद्र तटों से दूरी पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रीष्म काल में गर्मी अधिक और शीत काल में सर्दी अधिक। अगर हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर विषम जलवायु आपको देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती हैं, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र भी उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार शामिल है। साथ में इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी। तो ये उत्तर के मैदान वाले क्षेत्र की जो जलवायु क्षेत्र है उसकी सारी विशेषताएं हमने देखी। इसी क्रम में हम बात करते हैं बघेलखंड के पठार क्षेत्र की। बघेलखंड के पठार क्षेत्र की खास विशेषता है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में आपको साधारण सर्दी देखने को मिलेगी। तो बघेलखंड के पठार वाले एरिया में शीत ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्मी वाली और शीत ऋतु साधारण होती है। वहीं हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ पर साधारण गर्मी और साधारण ठंड आपको देखने को मिलेगी। और नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो चूंकि यह नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर
जो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र वह कर्क रेखा के समानांतर है, जिससे यहाँ पर अधिक गर्मी और साधारण ठंड आपको देखने को मिलेगी। वहीं लास्ट में हम जब मालवा के पठार की बात करते हैं, तो यहाँ शुष्क महाद्वीपीय लक्षण देखने को मिलते हैं। यह सम जलवायु वाला क्षेत्र है। फायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है मालवा की जलवायु को। यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। गेहूं की टोकरी इसको कहा जाता है और अधिकांशतः अरब सागर से इसको वर्षा प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें हमने देखी हैं क्षेत्र के आधार पर जो मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण है उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, जलवायु विभाग मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण के अनुसार। देखिए, ए आर सुब्रमण्यम और टी सीवन नारायण के अनुसार इन्होंने कहा है कि तापमान और वर्षा के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जलवायु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये 3 भाग कौन कौन से, तो पहला है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, दूसरा इन्होंने डिवाइड किया गर्म शीतोष्ण जलवायु, और तीसरा इन्होंने डिवाइड किया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु क्षेत्र। ये किसके अनुसार है, ए आर सुब्रमण्यम और टी सीवन नारायण के अनुसार। इन्होंने बताया कि जो अर्ध अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में आते हैं नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, ग्वालियर। ये सारे जिले जो हैं ये शामिल हैं किस क्षेत्र में, अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में। ये किसके अनुसार है, ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण के अनुसार। वहीं इनके अनुसार गर्म शीतोष्ण जलवायु की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है यह मध्य प्रदेश के मध्य भाग वाले जितने भी जिले हैं जैसे भोपाल, विदिशा, रायसेन, इन सारे जिलों में आपको गर्म शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। वहीं अगर हम चर्चा करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु की, तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का सारा दक्षिणी भाग देखने को मिलेगा। तो ये ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण के अनुसार मध्य प्रदेश के जलवायु विभाग का वितरण था। इसी संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कोपेन के अनुसार। कोपेन ने मुख्यतः मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में डिवाइड किया है, और ये 2 भाग हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। अब उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु को कोपेन ने कहा है AW, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये बताया है AW। वहीं इन्होंने शुष्क शीत जलवायु को बताया है CWG, कैपिटल सी है, स्मॉल डब्ल्यू और जी है। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है जो कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते थे। चूंकि अब हमारे सिलेबस से वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दिया गया है, तो फिलहाल अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है ना। तो CWG ये कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांट। इसके अनुसार जो हमारी उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु इसको AW भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत झाबुआ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जिले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ हमारे जो पश्चिमी जिले हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। बाकी उन्होंने कहा शेष सभी मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वो सब CWG कैटेगरी में आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र कोपेन के अनुसार किस जलवायु के अंतर्गत आता है, शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, या जिसको CWG कहते हैं। और ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है, जब मैं आपको इनके MCQ कराऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा ये। क्लियर है, तो ये कोपेन के अनुसार वर्गीकरण हुआ मध्य प्रदेश की जलवायु का। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में ही। प्रभावित करने वाले हमने कारक देख लिए। अब देखिए, ये हमारा ये पूरा हमारा MP रहा। तो MP के बारे में कुछ खास पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन पे हम एक बार डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, भूअवस्थित राज्य है। क्यों है, क्योंकि ये समुद्र से दूर है। इसी वजह से मध्य प्रदेश की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु एवं महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश समुद्र से दूर है। दूसरा, अगर हम भारत के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश, इस वजह से यहाँ दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। दोनों शाखाएं अर्थात अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मध्य प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला जो ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करती है वह इंदौर में स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश में भूकंप मापी केंद्र है पुरानी झील अरेरा हिल्स भोपाल में। मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इनका ये क्रम है, ये क्रम जरूर याद रखना है आपको। क्रम आपको कैसे याद रखना है, अगर हम आपसे कभी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा जाएगा तो भी आपको याद रखना है, और कभी पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेगा तो भी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है रतलाम, रतलाम से लगा हुआ उज्जैन, फिर आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल। भोपाल के पश्चात भोपाल के पश्चात विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हैं जो कर्क रेखा, जिन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो इस पेज में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हमने सब पे डिस्कस किया। इसमें हमने देखा जलवायु के प्रकार, जलवायु क्या होती है मध्य प्रदेश में, कोपेन के अनुसार जलवायु के कितने क्षेत्र हैं, या क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु में जो हम जलवायु का वर्गीकरण किए हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण,
ऋतुओं के आधार पर तीन है, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। क्षेत्र के आधार पर अभी हमने डिस्कस किया, मालवा, उत्तर का मैदान, नर्मदा घाटी, विंध्य, सतपुड़ा, जिसको हम बघेलखंड और साथ में सतपुड़ा श्रेणी भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम परंपरा के अनुसार बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में परंपरा के अनुसार 6 ऋतुएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु। शिशिर ऋतु जनवरी से फरवरी माह, बसंत ऋतु मार्च से अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु मई से जून, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, वहीं वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं हमें परंपरा के अनुसार देखने को मिलती हैं। अब हम प्रॉपर से एक एक करके अपनी सारी ऋतुओं के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। देखिए, जब हम ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मध्य मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का माह जो समय टाइम ड्यूरेशन रहता है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म माह है मई। मई में ही आप नौतपा देखने को मिलेंगे और मई माह का टेम्परेचर मध्य प्रदेश में होता है 42 डिग्री सेल्सियस। इस ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको स्थानीय स्तर पर लू कहा जाता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में अन्य नाम है यूनाला, उनाला, उंडाला, उनहर। ये सभी नाम ग्रीष्म ऋतु के हैं मध्य प्रदेश में। मार्च के बाद मध्य प्रदेश में जो तापमान है वह 29.40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। कब के बाद? जैसे ही मार्च माह स्टार्ट होता है उसके बाद आपको मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो 29.40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में जो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु है वह सितंबर से अक्टूबर माह जब उमस पड़ती है उसके बीच माना जाता है। अगर हम ग्वालियर, मुरैना और दतिया की बात करेंगे तो यहाँ पर 42.50 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा जो है गुजरती है। साथ में अगर मंडला, शहडोल, छिंदवाड़ा, देवास, इंदौर, धार, उज्जैन की बात करते हैं तो यहाँ से 40 डिग्री सेल्सियस की जो है समताप रेखा गुजरती है। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अप्रैल मई में 2.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। ग्रीष्म ऋतु के माह की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला अगर हम जिला बात करेंगे तो भिंड है। वहीं अगर हम स्थान बात करेंगे तो नौगांव, छतरपुर है। वर्तमान परिदृश्य में ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि नौगांव, छतरपुर का तापमान जो अभी 2019 के बाद देखा गया है वो 49.2 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। इसका मतलब है, मान लीजिए हम अगर डायरेक्शन के रूप में देखते हैं तो अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तापमान जो है वह भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे प्रश्न आप प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो वहां से ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं कि उत्तर की ओर जाने पर या दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है, बढ़ती है या कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, यानी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आप बुरहानपुर में हैं और बुरहानपुर से आपको मुरैना जाना है। तो मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो जब आप बुरहानपुर से उज्जैन की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वह भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? चलिए, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक तापमांतर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापमांतर आपको देखने को मिलेगा। वहीं सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में आपको अधिक गर्मी देखने को मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है और आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आप पाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा, हम कह सकते हैं पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वह राजस्थान से सटा हुआ है और राजस्थान में हम सब जानते हैं गर्मी ज्यादा पड़ती है। और सतपुड़ा का औसतन गर्म जिला बात करेंगे तो बड़वानी। मध्य प्रदेश में जो आधुनिक वेधशाला है वह उज्जैन में स्थित है, जिसको आचार्य वराहमिहिर के नाम से भी जाना जाता है। और एस चंद्रशेखर वेधशाला जो है इंदौर में स्थित है। ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे। तो ये हुई मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की चर्चा। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु। जब हम मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु की चर्चा करते हैं तो जून मध्य से अक्टूबर मध्य तक का जो सीजन है वह वर्षा ऋतु कहलाता है। इसको स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश में चौमासा कहा जाता है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त में होती है। अगर हम औसत वर्षा की बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो आदर्श औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम मिलीमीटर में बात करेंगे तो 1026.40 मिलीमीटर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में और अधिकतम वर्षा होती है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। यानी हम मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। आगे हम ये भी देखने वाले हैं। जैसे लिखा है न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? उत्तरी क्षेत्र में। तो अगर आप मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हो तो वर्षा की मात्रा वो है डिक्रीज होगी, घटेगी। क्लियर है? चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो प्रदेश में सबसे पहले मानसून जो है वह अरब सागर से प्रवेश करता है, वो भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमारे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सबसे पहले जो मानसून एंटर करता है वो अरब सागर की शाखा से एंटर करता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। क्या? कि मानसून एंटर करता है एमपी में अरब सागर के मानसून से, अरब सागर की शाखा से। वहीं सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। अगर हम मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा डिग्रीज होती है, घटती है, अभी बताया। और अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तब भी वर्षा की मात्रा घटती है। साथ में आप ये डायग्राम देखिए। मान लीजिए ये है अरब सागर की शाखा जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं।
और ये बंगाल की खाड़ी शाखा जिसको हम दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं, इन दोनों ही मानसून ये आपस में टकराते हैं मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के पचमढ़ी से। इसीलिए इन दोनों शाखाओं के टकराने से पचमढ़ी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, वो भी लगभग 199 सेंटीमीटर या 212 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगी मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में वर्षा। इसी आधार पर और हम आगे बात करें तो जो हमारा रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पर लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। और इस आधार पर मध्य प्रदेश को कुल 4 वर्षा क्षेत्रों के रूप में बांटा गया है, जो कि हमारे सिलेबस में भी लिखा था क्या, वर्षा। तो वर्षा को थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं तो हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आपको 4 वर्षा क्षेत्र देखने को मिलेंगे। एक, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। दूसरा, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। औसत वर्षा वाले क्षेत्र जहां 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जहां 50 से आपको 75 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। ये 4 क्षेत्र हैं वर्षा के वितरण के आधार पर। लेकिन हमें याद क्या रखना है इसमें, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपका दक्षिण पूर्वी पूर्वी जिले आते हैं, जिसमें आपका पचमढ़ी मुख्य है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि वर्षा क्षेत्र के आधार पर जो पचमढ़ी है वह किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट ऐसे ही हम देखते हैं, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपका बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी देखने को मिलेगा। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके उत्तर पूर्वी जिले आ जाएंगे, जिसमें बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार भी शामिल है। और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, भिंड 55 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। वर्षा में और हम पॉइंट्स देख लेते हैं क्या, प्रदेश में अगर आपसे सर्वाधिक क्या, तो सर्वाधिक स्थान जहां पर वर्षा होती है वह है पचमढ़ी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बालाघाट। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक वर्षा वाला पठार बघेलखंड का पठार है। और सर्वाधिक वर्षा वाली दिशा मध्य प्रदेश में कौन सी है, तो दक्षिण पूर्व दिशा है। इसी क्रम में हम देख लेते हैं, तो देखो बालाघाट सबसे ज्यादा, तो बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा और मंडला। कभी आपसे क्रम से 3 जिले पूछ लिए जाए तो आपको याद रखना है कि क्रमशः बालाघाट में सर्वाधिक, उसके बाद छिंदवाड़ा में, उसके बाद मंडला में बारिश होती है। वहीं अगर हम न्यूनतम वर्षा की बात कर लेते हैं, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड होगा, क्षेत्र गोवा होगा। वर्षा की मात्रा होगी 55 सेंटीमीटर। क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। और पठार तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे शामिल होगा। वहीं 75 सेंटीमीटर की जो वर्षा विभाजक रेखा है वह मध्य प्रदेश के सीधी जबलपुर और सिवनी से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये मध्य प्रदेश में वर्षा से संबंधित जितने पॉइंट थे हमने कंप्लीट किए। अब लास्ट हमारी जो ऋतु बची है वह है शीत ऋतु। तो अब हम शीत ऋतु पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो नवंबर से मार्च मंथ है जो, वह शीत ऋतु का है। शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में सियाला, सियाला या श्यालू नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु का जो औसत तापमान है मध्य प्रदेश में वह है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। वहीं सर्वाधिक ठंड मध्य प्रदेश में जनवरी माह में पड़ती है। और पाला भी मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में जनवरी माह में ही पड़ता है। मध्य प्रदेश की पहली शीतकालीन राजधानी शिवपुरी मानी जाती है, जिसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस अभी तक मेजर किया गया है। सर्वाधिक शीतलहर वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश में चंबल, ग्वालियर वाला संभाग वाला क्षेत्र है पूरा। वहीं मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान वाला जिला अगर हम बात करेंगे तो शिवपुरी, और स्थान बात करेंगे तो पंचमढ़ी होगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मान लीजिए पूरा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी यानी इस वाले एरिया की बात हो रही है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में 5 से 10 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ हम जिसे कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, इसे स्थानीय स्तर पर यानी मालवा के लोग मावठ या मावठा नाम से जानते हैं। तो मावठ क्या है, मावठ शीत ऋतु में चलने वाली, शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में होती है, उसको कहते हैं वहां के स्थानीय लोग मावठ या मावठा। और 21 डिग्री की जो समानांतर रेखा है वह मध्य प्रदेश को उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों में बांटती है, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में वर्षा की हमें परिवर्तनशीलता एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। परिवर्तनशीलता, वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है, औसत से कम या अधिक वर्षा का होना ही क्या कहलाती है, वर्षा की परिवर्तनशीलता, जिसका मापन हम प्रतिशत में करते हैं। इसकी खास बात यह है कि वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। जैसे हम अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की परिवर्तनशीलता आपको बढ़ती यानी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की परिवर्तनशीलता वह 9.5% है। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में यह 35% आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आप इसको देख लेना। और लास्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तापमान की। तो तापमान में आपको केवल, बाकी दो सारी बातें हमने ऋतुओं में कर ही लिया है। केवल याद रखें कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, जिससे यह मध्य प्रदेश के तापमान को उष्ण कटिबंधीय बनाती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ से उठने वाली हवाएं ऊपर की ओर आकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। हम कहते हैं कि प्रदेश में 1000 मिलीबार का समदाब रेखाएं गुजरने लगती हैं। कब, 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। वहीं पर मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी में और सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश में मार्च माह में होता है। तो दोस्तों, ये जलवायु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, पॉइंट्स थे, ये हमने डिस्कस किए। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु
ऋतुएं, तापमान एवं वर्षा। ये तीनों पॉइंट जो हमारे थे, जो सिलेबस में मेंशन थे, ये कंप्लीट हुए। अब इनसे रिलेटेड 30-40 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू रहेंगे वो या तो मैं आज रात को अपलोड करूंगा या कल सुबह। तो आप उनसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपके पास जो भी एमसीक्यू वाली बुक हो, इस जलवायु वाले टॉपिक को आप एक बार पढ़ें, इनकी नोट्स बनाएं और उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं नोट्स के इर्द गिर्द होंगे। क्लियर है? तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।